मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, कई जगह निवेश और कई बार निवेश करने वाले व्यक्ति या फिर बैंक अकाउंट होल्डर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और यही वो कारण है कि आपका बैंक अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है या फिर आपने जो निवेश किया है उसका पता नहीं कर पाते हैं आप और वो पैसा अनक्लेम्ड फंड में चला जाता है। इन पैसों के बारे में आप कैसे पता करें और जब पता चले तब इसे क्लेम करने के लिए, हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं। भूले और अनक्लेम्ड पैसे को हासिल करने में मदद करने वाली संस्था शय समाधान के को फाउंडर और डायरेक्टर विकास जैन मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच विकास, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। आपका नाम शय समाधान है लेकिन आप सारे समाधान देते हैं, चाहे आपका कोई भूला बिसरा प्रॉपर्टी हो, कोई आपकी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं निकल पा रहा हो, इंश्योरेंस के बारे में आप भूल गए हो, तो विकास जैन की कंपनी जो है इसमें मदद करती है। विकास, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सरकार के जो डिपॉजिटर अवेयरनेस फंड है डेफ में अब ये जो ताजा आंकड़ा आया है बता रहा कि 48,262 करोड़ की राशि जो है अनक्लेम्ड है। इसी तरह सरकार की एक और फंड है जो कि है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, उसमें जो लास्ट आंकड़ा हमें मिला वो था कि 41,000 करोड़ रुपए वहां पर है। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन सबको मिलाकर कहीं ना कहीं 90,000 रुपए जो है अलग अलग फंड्स में फंसे हुए कोई दावेदार नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि लोग इन पैसों को दावा नहीं करते हैं, भूल जाते हैं? क्या आप क्या समस्या देखते हैं, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके पास जब आती हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है कि क्यों है कि ये इतना सारा पैसा अनक्लेम्ड रह जा रहा है? प्रियंका, इसका सबसे बड़ी वजह होती है कि इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी अपने परिवार को दे नहीं पाता। ये एक सबसे बड़ी रीजन है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतने लाखों हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट अनक्लेम्ड है। इसके अलावा कभी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट होते हैं तो अपना एड्रेस रेस्पेक्टिव कंपनियों को अपडेट नहीं करवा पाते हैं। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन होता है कि आपका शादी के पहले इंडिया में स्पेसिफिकली लड़कियों में शादी के पहले नाम अलग रहता है, शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है, वो एक दूसरा रीजन होता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका सिग्नेचर सेम नहीं होता है, उस रीजन से भी अनक्लेम्ड हो जाता है। एंड सडनली कभी इन्वेस्टर्स की आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को निकालने के लिए काफी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, तो उन फॉर्मेलिटीज के चक्कर में लोग कभी कभी उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस रीजन से ये इन्वेस्टमेंट अनक्लेम्ड रहते हैं और बहुत बड़ी राशि है। लेकिन ये बताइए विकास कि जब बैंक और कंपनियों की ये अनक्लेम्ड राशि जो है वो फंड्स में चली जाती है, जैसे एक डेफ फंड है उसमें चली गई, या इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास जब जमा हो जाती है, तो यहाँ जब राशि पहुंच जाए उसके बाद पैसा वापस मिल सकता है ना, या हमें उस पर्टिकुलर बैंक और कंपनी को अप्रोच करना होगा जिसका शेयर मेरे पास है, या बैंक जिसके पास मेरा फिक्स डिपॉजिट पड़ा हुआ है? मुझे कहाँ जाना चाहिए? अगर बहुत समय बीत गया है तो मैं कहाँ जा करके पता करूं इस पैसे के बारे में? जी बिल्कुल प्रियंका, भले ही इन्वेस्टर्स के जो अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट है वो बैंक के केस में वो आरबीआई के डेफ फंड में चला जाता है, शेयर्स के केस में अनक्लेम्ड शेयर इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चले जाते हैं। इसके अलावा पीएफ में, इंश्योरेंस में अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको मैनेज करती है। बट अगर इन्वेस्टर्स को या उसके परिवार को उन इन्वेस्टमेंट को क्लेम करना है तो उनके लिए वो स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां उनके इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं उनको अप्रोच करना पड़ता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर वो किसी बैंक में फंसा हुआ है तो इवन वो अनक्लेम्ड है और डेफ फंड में चला गया है, बट उसको क्लेम करने के लिए इन्वेस्टर्स को या डिपॉजिटर्स को उस बैंक में ही अप्रोच करना पड़ता है। उसी हिसाब से शेयर्स के केस में अगर वो किसी कंपनी के शेयर है तो उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी या आरटीए को ही अप्रोच करना पड़ता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए उनको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, जहां इन्वेस्टमेंट है वहीं वो उसको अप्रोच कर सकते हैं। और अब अगर कोई पुराना निवेश है और इसके बारे में फैमिली मेंबर पता करना चाहते हैं और उनके पास कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप क्या सलाह देते हैं? वो किस तरह से पता करें? क्या तरीका हो सकता है? कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके पास होने चाहिए? कौन सी वो जानकारी जो उनके पास होनी चाहिए ताकि वो उसे ट्रैक कर सकें? इन्वेस्टमेंट सर्च करने के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स का नाम है, इन्वेस्टर का नाम, इन्वेस्टर्स के फादर्स नेम और कभी कभी इन्वेस्टर्स के हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ,
ये 3-4 चीजें हैं जो पहले के जमाने में जो इन्वेस्टमेंट होते थे उनमें ये यूज होती थी। तो इन 3-4 चीजों के बेस पे हम अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट को सर्च कर सकते हैं। ओके, और मुझे ये बताइए कि अगर हम सॉरी, इसमें राणे लिखा हुआ आ रहा था पुराने में, थर्ड वाले में, ग्राफिक्स में, हाँ, अब वो आप बाद में ठीक करोगे? ओके ठीक है, मैं अपना फोर्थ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। विकास, आपने कहा कि इसमें डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम, ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर कुछ क्लेम करना है, बिना दावे की राशि है, आपके पास इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, आपको बस अपने पिताजी का नाम पता है या माताजी का नाम पता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ तो पता है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरी होंगे क्या साबित करने के लिए? और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे जो किसी के पास होना चाहिए अगर वो अनक्लेम्ड राशि का दावा करना चाहता है? उस केस में प्रियंका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज किसी इन्वेस्टर्स के शेयर्स में पुराने दादा परदादाओं ने इन्वेस्ट किया था बट उनको पता नहीं है, तो वो गवर्नमेंट के वेबसाइट, आईपीएच के वेबसाइट में वो जाके सर्च कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की जानकारी के लिए सिंपल इंफॉर्मेशन, नेम, फादर्स नेम के बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट की जानकारी ले सकते हैं। अब क्लेम करने के लिए रेस्पेक्टिव कंपनी, उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर इन्वेस्टर्स जिंदा है तो उनको उनकी केवाईसी देनी पड़ती है, जैसे लेटेस्ट पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक का सिग्नेचर वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर फैमिली में कोई एक ऐसे इन्वेस्टर है जिसके नाम पे इन्वेस्टमेंट थे बट वो एक्सपायर हो गए हैं, तो उस केस में कंपनी उनसे विल मांग सकती है। अगर विल बनी हुई है तो उसका प्रोबेट मांग सकती है, और अगर विल बनी नहीं हुई है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें फैमिली के जितने भी लीगल एयर्स हैं उनको मिलकर जॉइंट एप्लीकेशन देना पड़ता है। उस बेसिस पे उनको कानूनी हक मिल जाता है। एक और फ्रंट जहां पर बहुत सारा पैसा अनक्लेम्ड रह जाता है वो है बीमा, इंश्योरेंस का। पॉलिसी धारक ने लाइफ इंश्योरेंस लिया, अब वो गुजर गए, तभी वो क्लेम फैमिली को मिलता है, और कई बार फैमिली के पास उस बीमा की जानकारी नहीं होती है। उस समय उस परिवार को क्या करना चाहिए? सो रिसेंटली प्रियंका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव ली है। उन्होंने जितने भी बड़े बड़े रेगुलेटरी अथॉरिटी है, भले वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस की अगर स्पेसिफिक बात करें, सो IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनी को एक मैंडेट दिया है कि जितने भी अनक्लेम्ड मैच्योर्ड इंश्योरेंस है उसकी डिटेल रेस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी को अपनी वेबसाइट में दिखाना ऑब्लिगेटरी हो गया है। तो उसका परिवार उस रेस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट में जाके कुछ लिमिटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ द पॉलिसी होल्डर, उनके डेट ऑफ बर्थ, वो अगर देंगे तो उस इंश्योरेंस कंपनी में कोई अगर अनक्लेम्ड इंश्योरेंस है तो उसकी जानकारी वहां से प्राप्त हो सकती है। इसीलिए शायद मुझे लगता है विकास की नॉमिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अब सारी ही रेगुलेटरी बॉडीज नॉमिनेशन पर बहुत जोर दे रहे हैं कि आप इसे अप टू डेट रखें, चाहे आपका डीमैट अकाउंट हो, चाहे आपका बीमा हो, चाहे आपका म्यूचुअल फंड निवेश हो, बैंक अकाउंट हो। नॉमिनेशन इसमें कितना अहम रोल प्ले करता है? सो प्रियंका, आई थिंक नॉमिनेशन, मतलब हम जैसे कहने की बात है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना अपने जो इन्वेस्टमेंट होता है, अपनी जिंदगी अपन लगा देते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। बट इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारे लिए ये भी जरूरी है कि कल को कुछ हो जाए तो हमारी जो संपत्ति है हमारे परिवार वालों को स्मूथली मिले। एंड उसके लिए इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी का नाम अगर हम डाल देते हैं तो इन केस ऑफ एनी कंटिंजेंसी वेल्थ ट्रांसफर होना बहुत इजी हो जाता है। और नॉमिनेशन नहीं हो तो इन्वेस्टमेंट को क्लेम करने की जो प्रोसेस है वो काफी जटिल है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है। 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट निकालने के लिए। तो चॉइस हमारी है, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार वालों को स्मूथली हमारी इन्वेस्टमेंट मिल जाए। तो उसके लिए आज और अभी, मतलब आपकी अगर प्रायोरिटी की बात करो तो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है कि इन्वेस्टमेंट करने में आप डिले कर दो, बट अपने पुराने इन्वेस्टमेंट में जहां जहां आपके नॉमिनी नहीं है उसको आप प्रायोरिटी पे अपडेट करवा लो।
अच्छा, नॉमिनी का नाम डालना ही होता है हमें सारे फॉर्म्स में, ये एक छोटी सी प्रक्रिया है, पर आपको नहीं लगता अगर नॉमिनी के नाम के साथ कुछ और डिटेल्स भी उसमें अगर हों, एक ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर हो, कुछ उनके बारे में भी कुछ डिटेल्स और अगर मांगे जाएं, तो हम एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरह से एक सक्सेशन प्लान, या फिर अगर जो मेन पॉलिसी होल्डर है या मेन जो निवेश कर रहा है वो नहीं रहेगा तो उसकी फैमिली को ज़्यादा आसानी से मिलेगा। सिर्फ नाम भरना मुझे लगता है अच्छी बात है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं लगता है मुझको। यस प्रियंका, आपने सही ऑब्जर्वेशन है आपका। पहले ये होता था, पहले सिंपल एक नॉमिनी की डिटेल सिर्फ नाम लिख देना था, और कोई डिटेल मांगते नहीं थे। बट रिसेंटली अब भले ही वो डीमेट हो, बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो नॉमिनी के साथ उनका रिलेशन, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, जनरली ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर उन्होंने मांगना शुरू कर दिया है, सो दैट कल को नॉमिनी को रीच आउट करना हो तो बैंक के पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है उनको रीच आउट करने के लिए। तो ये प्रक्रिया ऑलरेडी कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने स्टार्ट कर दी। चलिए, ये तो अच्छी बात है। विकास, कुछ सवाल जो हमारे दर्शक हमें भेज रहे हैं, कुछ अनक्लेम्ड राशि को ही लेकर जुड़े सवाल हैं। अजय सिंह जी का सवाल सबसे पहले लेती हूँ। 54 साल के हैं अजय, खुद भोपाल से लिख रहे हैं। इन्हें पता चला इनके फादर के दोस्त से कि 80 के दशक में इनके पिता ने शेयर्स में कुछ निवेश किया था। अब पिता रहे नहीं, तब पेपर फॉर्म में शेयर्स मिला करते थे। इनके पास शेयर का नाम भी नहीं है, ना ही कोई पेपर शेयर है। क्या इनका पता लगाया जा सकता है या अजय जी को इन्हें भूल जाना चाहिए? नहीं, प्रियंका, अजय जी को कोई भूलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या पता, इतने पुराने जो इन्वेस्टमेंट्स है वही कभी कभी उनके लिए गोल्ड माइन हो सकती है। अजय जी आज के दिन में भी अपने देश में 2 से 3 लाख करोड़ के फिजिकल शेयर्स पड़े हुए हैं। तो अगर आपको आपके पास अगर कोई भी पेपर फिजिकल शेयर्स अवेलेबल नहीं है, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है ipf.gov.in, उस वेबसाइट में जाके आप अपने पिताजी का नाम या अपने फैमिली में जो भी एक्सपायर हो गए हैं उनका नाम, उनके फादर्स का नाम अगर आप डालेंगे तो उनके नाम के अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट है जो अनक्लेम्ड है और जो सरकारी खाते में चले गए हैं, वो डिटेल आपको बड़ी आसानी से मिल सकती है। उसके बाद आप उस कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं और वो कंपनी आपको जो भी लीगल फॉर्मेलिटी करने को बोलेगी उस हिसाब से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, एंड वो आपके परिवार के पैसे को आप कानूनी तरीके से आप जरूर निकाल सकते हैं। तो इन्हें जानकारी iepf.gov.in से मिल जाएगी कि शेयर्स हैं या नहीं। फिर इंडिविजुअल कंपनी के पास जाकर के आपको अर्जी देनी होगी, आपको साबित करना होगा कि आप उनके बेटे हैं, आपके पास वसीयत हो या सक्सेशन सर्टिफिकेट हो, उसके जरिए। अजय जी भूलिएगा मत, थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर आपको जरूर करनी पड़ेगी। स्वाति वशिष्ठ का सवाल लेते हैं अगला। स्वाति पूछ रही है, मैंने 3 साल पहले म्यूचुअल फंड की सिप अपनी रोक दी थी, उस राशि को रिडीम भी नहीं किया था। क्या वो पैसा अब अनक्लेम्ड हो जाएगा? क्या करना चाहिए इन्हें अब? स्वाति, एसआईपी डिसकंटिन्यू करने का मतलब नहीं होता है कि अनक्लेम्ड हो जाएगा। आपने जितने साल की एसआईपी दी वो कंटिन्यू, आपको यू विल कंटिन्यू टू अर्न डिविडेंड और ग्रोथ इन द पर्टिकुलर एसआईपी। बट अगर वो एसआईपी क्लोज एंडेड है तो क्लोज एंडेड होने के बाद अगर आप उसको क्लेम नहीं कर पाए तो म्यूचुअल फंड कंपनी उनको मैंडेट है कि उस पर्टिकुलर फंड को वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और लिक्विड फंड में वो इन्वेस्ट करते हैं। बट आपके प्रोस्पेक्टिव से वो एसआईपी अगर आपने डिसकंटिन्यू भी कर दी तो फिर भी आप आज के दिन में उसको क्लेम कर सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी को अप्रोच करें एंड वो उसको क्लेम करने के लिए आपको नेसेसरी फॉर्मेलिटीज बताएंगे एंड आप उसको आराम से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वाति आप इस पैसे को बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। 3 साल का ही वक्त बीता है, आपका केवाईसी कंपनी ने ज़रूर किया होगा क्योंकि अब केवाईसी मैंडेटरी है, तो उसके ज़रिए आप साबित करेंगे कि आपके हैं ये पैसे, आपके बैंक से ये लिंक्ड होंगे और आपको ये पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच विकास जी, आज आपने वक्त निकाला Money9 के लिए। थैंक यू।